हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय सेशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे किंगडम मोनरा का सेकंड ग्रुप दैट इज यू बैक्टीरिया। एंड इससे प्रीवियस वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं अबाउट द फर्स्ट ग्रुप आर्के बैक्टीरिया। तो आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया का जो बेसिक डिफरेंस मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूं, मैं इस वीडियो में भी कवर कर रहा हूं, दैट इज सेल वॉल। बिकॉज यू बैक्टीरिया में सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेंस एंड आर्के बैक्टीरिया में सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन से नहीं बनता है, वहां पे सेल वॉल इज मेड अप ऑफ नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विद यू बैक्टीरिया। एंड यू बैक्टीरिया को मैं सबसे पहले जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वही से स्टार्ट करूंगा। यू बैक्टीरिया इज कंसीडर्ड एज अ ट्रू बैक्टीरिया, विच मीन्स कि जो एक्चुअल बैक्टीरिया है, जो वेरियस फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया हम लोग जानते हैं, चाहे वो इकोलाई हो, चाहे वो लैक्टोबैसिलस हो, चाहे स्ट्रेप्टोकोकस हो, चाहे विब्रियो कॉलरा हो, साल्मोनेला टाइफी हो, ये जितना भी बैक्टीरियल वर्ल्ड हम लोग अपने स्टडीज में पढ़ते हैं या अपने नियर बाय ऑब्जर्वेशन से जानते हैं, वो सारा जो ग्रुप है बैक्टीरियल वर्ल्ड का, इट बिलोंग्स टू यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया की फॉर्म में कंसीडर करते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पता है आपको, यू बैक्टीरिया और बैक्टीरिया इसको फर्स्ट ऑब्जर्व किया था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। एंड जो बैक्टीरिया नाम है, बैक्टीरिया टर्म है, इसे कॉइंट किया था क्रिश्चियन जी एरनबर्ग में। ये भी आपसे नीट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो आर्के बैक्टीरिया के बाद जो यू बैक्टीरिया है वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यू बैक्टीरिया के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, इनका सेल स्ट्रक्चर जो है वो आर्के बैक्टीरिया से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए है ना क्योंकि यही वो बैक्टीरिया है जो नंबर ऑफ पैथोजेनिक डिजीज भी कॉज करता है। यही वो बैक्टीरिया है जो हम यूज़ करते हैं इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट लाइक in dairy products for the formation of curd, for the formation of cheese, for the formation of drinks like fermented drinks mainly। तो बहुत कुछ पढ़ना है यू बैक्टीरिया के बारे में। तो मैं स्टार्ट करूंगा यू बैक्टीरिया का जो ऑब्जर्वेशन है, इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ये नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा क्योंकि सबसे पहला जो माइक्रोस्कोप है वो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने ही बनाया था। एंड इसके बाद जो टर्म है, टर्म मतलब जो बैक्टीरिया नेम है, इट वाज गिवन बाय, तो टर्म वाज गिवन बाय क्रिश्चियन जी एरनबर्ग। तो ये आपको याद रखना है, क्रिश्चियन जी एरनबर्ग का नेम एंड एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक का नेम। तो ये इसका डिस्कवरी से रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको कवर करना है। फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक एंड द टर्म गिवन बाय क्रिश्चियन जी एरनबर्ग। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यू बैक्टीरिया भी ओमनी प्रेजेंट है या यूबिक्यूटस है। यूबिक्यूटस का मतलब क्या हुआ कि यू बैक्टीरिया मीन्स ट्रू बैक्टीरिया एंड ट्रू बैक्टीरिया इज फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल द हैबिटेट। मैं हैबिटेट के बारे में अगर बात करूं तो एक्वेटिक हो या टेरेस्ट्रियल हो, टेरेस्ट्रियल में भी हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर, एक्वेटिक में भी हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर, हाईली एसिडिक मीडियम या लो एसिडिक मीडियम, किसी भी कंडीशन में किसी भी प्लेस पे ये यू बैक्टीरिया और बैक्टीरिया इजीली सर्वाइव कर जाता है। दैट्स वाई दे आर नोन एज यूबिक्यूटस। एंड आप तो जानते हो ना कि बैक्टीरिया ह्यूमन बीइंग्स को भी एज अ होस्ट यूज करता है। हमारी बॉडी का जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है ई कोलाई, ये इंडिकेट करता है कि बैक्टीरिया कहीं पे भी सर्वाइव कर सकता है, किसी भी सरफेस को यूज कर सकता है as a habitat. So ubiquitous means they are found in almost all the habitat. You can simply give one example that E. coli lives inside the human body, and I think it is the best example to prove it is ubiquitous. Then cell wall, ये वो point है जो
बैक्टीरिया को आर्के बैक्टीरिया से डिफरेंशिएट करता है, क्योंकि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पैप्टिडोग्लाइकेंस। ये तो बैक्टीरिया का सेल वॉल है। अगर आर्के बैक्टीरिया होता तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड सर्टेन नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेक्राइड। ये इससे प्रीवियस सेशन में मैं कवर कर चुका हूं। बट एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस सेल वॉल के आउटर पे भी एक लेयर प्रेजेंट होती है, एंड दैट लेयर इज ग्लाइकोकैलिक्स। सो आउटर टू सेल वॉल there is a layer, तो outer to cell wall there is a layer which is known as glycocalyx। एक एडिशनल लेयर प्रेजेंट होती है जिसे ग्लाइकोकैलिक्स बोला जाता है। ग्लाइकोकैलिक्स का मतलब ही है, ग्लाइको मीन्स शुगर एंड कैलिक्स का मतलब प्रोटीन। तो ये जो लेयर है इट इज मेड अप ऑफ शुगर एंड प्रोटीन। अब इस डायग्राम के थ्रू आप देखो, ये जो रेड वाला लेयर दिख रहा है आपको, दिस इज द सेल वॉल। तो ये रेड वाला जो लेयर है ये सेल वॉल है, एंड इसके जस्ट आउटर पे ये जो ब्लैक कवरिंग आपको दिख रही है ना, दैट ब्लैक कवरिंग इज ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये आउटर टू सेल वॉल है ग्लाइकोकैलिक्स, एंड ग्लाइकोकैलिक्स इज मेड अप ऑफ, ग्लाइको मीन्स शुगर एंड कैलिक्स मीन्स प्रोटीन। तो ये इसका सेल वॉल का कंपोजिशन ही इसको डिफरेंशिएट करता है फ्रॉम द आर्के बैक्टीरिया। नाउ इट्स अ प्रोकैरियोटिक सेल, क्योंकि किंगडम मोनरा जब स्टार्ट हम लोगों ने किया था इससे प्रीवियस वीडियो में, तो वहां एक चीज मेंशन की थी मैंने कि इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो ये अंडरस्टूड है कि इट्स अ प्रोकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल है तो ये भी अंडरस्टूड है कि ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट, यानी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होगा, बट न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट होगा। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल यहां प्रेजेंट होगा, डीएनए यहां प्रेजेंट होगा। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान से समझनी है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट बट न्यूक्लियर मटेरियल इज प्रेजेंट, क्योंकि इट्स अ प्रोकैरियोटिक सेल एंड न्यूक्लियर मटेरियल कंसिस्ट ऑफ नेट एंड सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन। अब ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस डायग्राम में आप देखो, ये जो डीएनए आपको दिख रहा है, दिस डीएनए इज प्लास्मिड डीएनए। प्लास्मिड डीएनए का मतलब क्या हुआ? प्लास्मिड डीएनए को एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए मानते हैं। मतलब एक तो ये डीएनए है, यानी ये क्रोमोसोमल डीएनए है, एंड ये नॉन क्रोमोसोमल डीएनए है। ये भी आपको याद रखना है। तो मैं इस चीज को ऐसे मेंशन कर रहा हूं, ये जो डीएनए है आपका, ये है न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड को हम लोग क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं। ओके, तो न्यूक्लियोइड इज क्रोमोसोमल डीएनए, एंड जो प्लास्मिड डीएनए होता है, ये प्लास्मिड आपका नॉन क्रोमोसोमल डीएनए होता है। ये क्रोमोसोम पे प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, आपको ये चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है। और प्लास्मिड का एक और कैरेक्टरिस्टिक याद रखना है आपको कि डबल स्ट्रैंडेड, तो आपको डायग्राम में दिख ही रहा है, शेप भी आपको दिख रहा है सर्कुलर, एंड इट्स अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए। ये अपना रेप्लिका जल्दी जल्दी खुद बना सकता है। ठीक, अब ये चीज तो आ गई न्यूक्लियर मटेरियल के कंपोनेंट में। यहां हिस्टोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो डीएनए इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद हिस्टोन। फंक्शन क्या है हिस्टोन का? डीएनए कंसिस्ट ऑफ फॉस्फेट, एंड फॉस्फेट कैरीज नेगेटिव चार्ज। तो उस नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करता है हिस्टोन। ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। हिस्टोन प्रोवाइड्स पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ 2 बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, आर्जिनिन एंड लाइसिन। बट इस प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए इज विदाउट हिस्टोन, तो पॉजिटिव चार्ज कौन देगा? पॉजिटिव चार्ज देगा डीएनए को। पॉजिटिव चार्ज कौन देगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। तो मैं पॉजिटिव आयंस मेंशन कर रहा हूं विच प्रोवाइड्स पॉजिटिव चार्ज टू डीएनए। ओके, तो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस प्रेजेंट होंगे, तो ये अंडरस्टूड है आपको नेगेटिव चार्ज को बैलेंस तो करना पड़ेगा, अदरवाइज डीएनए अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। यूकैरियोटिक सेल होता तो डीएनए इज एसोसिएटेड विद हिस्टोन, बट इट्स अ प्रोकैरियोटिक सेल, तो डीएनए इज एसोसिएटेड विद पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। ओके, नाउ ये जो पॉइंट है नेक्स्ट, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रोकैरियोटिक सेल का, दैट द एंटायर
मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलेज आर एब्सेंट। अब इस डायग्राम में भी आप देख रहे हैं, एक आपको प्लाज्मिड डीएनए दिख रहा है, सेकंड आपको क्रोमोसोमल डीएनए दिख रहा है, मतलब न्यूक्लियोइड दिख रहा है। बट ना तो इसमें ट्रू न्यूक्लियस है, ना माइटोकॉन्ड्रिया है, ना गोल्जी बॉडी है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये जितने सेल ऑर्गेनेलेज है दे आर टोटली एब्सेंट एंड इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो सिमिलरली ये चीज हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे कि साइटोप्लाज्म लैक्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलेज, ठीक है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलेज यहाँ प्रेजेंट नहीं होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट इसके न्यूट्रिशन पे बेस्ड है। ये न्यूट्रिशन का जो पॉइंट है ये भी आपने ऑलरेडी कई बार शायद पढ़ा हो, नहीं भी पढ़ा है तो हम लोग इसको कवर करेंगे। पहले मैं इसकी बात करूंगा हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, क्योंकि शायद इससे प्रीवियस क्लासेस में आपने ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा है। तो हेटेरोट्रॉफिक, बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इट्स नॉट अ लाइफ प्रोसेस पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन। ये आपको पूरा लिविंग वर्ल्ड एक्सप्लेन नहीं करना है, सिर्फ आपको बैक्टीरिया का हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक्सप्लेन करना है। तो बैक्टीरिया में जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है दे आर मेनली डीकंपोजर्स, क्योंकि बैक्टीरिया मेनली फीड ऑन द डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। हाँ, बैक्टीरिया कैन लिव इनसाइड द होस्ट, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर भी एंटर करके रह सकता है, ठीक, तो वो सिम्बायोंट भी हो सकता है लाइक इकोलाई। एंड ये न्यूट्रिशन जब लेता है होस्ट से तो होस्ट को अफेक्ट भी कर सकता है, तो उस फॉर्म में ये बन जाता है पैरासिटिक। तो हेटेरोट्रॉफिक में डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक, ठीक है, ये सब कॉमन मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। पैरासिटिक होगा तो ये पैथोजेनिक भी हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। ऑटोट्रॉफिक में भी दो मोड बन जाएंगे, एक वो जो लाइट के प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करे तो फोटो ऑटोट्रॉफिक, एंड जो सेकेंड मोड है वो है कीमो ऑटोट्रॉफिक। एंड आपको तो याद होगा कीमो ऑटोट्रॉफिक में क्या होता था कि ये कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करता था टू डिराइव द न्यूट्रिशन, एंड इसी कैटेगरी में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आते हैं। क्लियर? तो ये आपको ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझ में आ गया ना। ये विद द हेल्प ऑफ लाइट, एंड कीमो का मतलब व्हेन दे ऑक्सीडाइज सर्टेन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इसी कैटेगरी में आता है। फिर हम लोग रेस्पिरेशन की बात करेंगे। रेस्पिरेशन मतलब एरोबिक एंड एनारोबिक। तो ये सिंपल सा पॉइंट है, एरोबिक होगा तो ये ब्रीथ करेगा, ये रेस्पायर करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड अगर ये एनारोबिक है तो ये रेस्पायर करेगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बात अब इसके रिप्रोडक्शन की आती है। रिप्रोडक्शन में भी एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अब एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो ये अंडरस्टूड है ये गैमेटिक सेल्स को तो प्रोड्यूस करेगा नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होने का चांस ही नहीं है, तो ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, एंड दिस मोड इज सिमिलर टू बाइनरी फिजन। हालांकि हम लोग बाइनरी फिजन अमीबा में डिस्कस करते हैं या पैरामीशिया में डिस्कस करते हैं, यूग्लेना में डिस्कस करते हैं, बट यहाँ पे ये मोड बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हम लोग ने अमीबा में पढ़ा था कि पेरेंट सेल्स डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज होगा, जो बैक्टीरियल सेल होगा वो डिवाइड हो जाएगा into two daughter bacterial cells. So these are the characteristics of bacteria, characteristics of eubacteria, and ये सारे characteristics बहुत easy हैं, तो it is very important to learn about bacteria, but you have to cover the shapes of cell also. मैं already बता चुका हूँ कि we have seen or we have studied about number of bacteria. At least आपने सुना जरूर होगा about the typhoid which is caused by Salmonella typhi, about the lactobacillus which is very common in dairy products, similarly about the Vibrio cholera, about the Streptococcus. So they are mainly grouped according to its shape. तो मैं अब डिस्कस करूंगा the various shapes of eubacteria. तो फर्स्ट जो शेप है spherical, कोकस, कोकस denotes द स्फेरिकल और ओवल शेप। यानी एक चीज आपको याद रखनी है, जब भी बैक्टीरिया के पीछे मतलब जो लास्ट वर्ड अगर आपका कोकस है लाइक स्ट्रेप्टोकोकस, तो स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब ही हो गया कि बैक्टीरिया का शेप स्फेरिकल या ओवल है। तो ये जो शेप है आपका, ये आपको डिनोट कराता है कोकस टर्म।
अब इसमें भी एक चीज और आपने सुना होगा, डाइप्लोकोकस, स्टेफाइलोकोकस। इसमें डिफरेंस क्या है? अगर मैं डाइप्लोकोकस और स्टेफाइलोकोकस की बात करूं तो बहुत इजीली आपको ये समझना है पार्ट। डाइप्लोकोकस का मतलब क्या हुआ? टू, डाई मतलब टू, इसका मतलब टू ओवल शेप्ड बैक्टीरिया यहां प्रेजेंट है। फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डाइप्लोकोकस। तो डाइप्लोकोकस का मतलब टू ओवल शेप्ड बैक्टीरिया, क्योंकि यहां पे ओवल शेप को ही आप याद रखेंगे कोकस में। और इनकेस अगर बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस में मिल रहा है, क्योंकि आप तो ये सोचोगे ना कोकस का मतलब हो गया स्फेरिकल या ओवल शेप, तो डाइप्लो का मतलब टू कोकस, टू ओवल शेप्ड सेल्स, और स्टेफाइलोकोकस का मतलब हो गया अ शीट ऑफ ओवल शेप्ड सेल्स। शीट का मतलब नंबर ऑफ ओवल शेप्ड सेल्स प्रेजेंट होंगे, तो पूरी एक शीट बन जाएगी। इस शीट को हम स्टेफाइलोकोकस बोलते हैं, ओके। और इस चीज को टू जो स्ट्रक्चर से, टू सेल स्ट्रक्चर, दिस इज डाइप्लोकोकस। तो कोकस का बेस्ट एग्जांपल आपको याद रखना है स्ट्रेप्टोकोकस। आपने डिजीज का नाम सुना होगा निमोनिया। निमोनिया इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस डाइप्लोकोकस निमोनिए। एंड निमोनिया जो डिजीज है, इट्स अ काइंड ऑफ फीवर, एंड इस निमोनिया में कॉजेटिव एजेंट बैक्टीरिया है। एंड यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द शेप नाउ, क्योंकि ये स्ट्रेप्टोकोकस डाइप्लोकोकस निमोनिया है। द सेकेंड वन बैसिलस। बैसिलस में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको ये शो कर रहा हूं जो वेरियस शेप्स ऑफ बैक्टीरिया है। तो बैसिलस में क्या होता है? बैसिलस में बैक्टीरिया का शेप इलोंगेटेड हो जाता है, रॉड लाइक हो जाता है। जैसे ये मेरा मार्कर है, ऐसा ही इलोंगेटेड शेप बैसिलस को रिप्रेजेंट करता है। तो इलोंगेटेड या रॉड शेप्ड, तो इसमें भी कंडीशन वही बन जाती है। आप इसको डाइप्लोबैसिलस या स्टेफाइलोबैसिलस बोलेंगे तो टू या शीट के फॉर्म में। एंड इसका एग्जांपल तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि ये एक वो बैक्टीरिया है जो सबके घरों में प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ कर्ड, ओके। तो एग्जांपल इज लैक्टोबैसिलस। तो ये एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, लैक्टोबैसिलस। एंड उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बैसिलस का शेप। तो जब भी अब आप कर्ड खाएं तो ये याद रखें कि इस बैसिलस, जो लैक्टोबैसिलस आप इनटेक कर रहे हो, दैट बैसिलस इज ऑफ इलोंगेटेड और रॉड शेप्ड। द थर्ड वन इज पिरिलियम। पिरिलियम आपका जो शेप कैरी करता है वो स्पाइरल शेप होता है। एंड स्पाइरल शेप का मतलब क्या हुआ? कुछ इस तरह से बैक्टीरिया का शेप प्रेजेंट होगा। एंड ये स्पाइरल शेप जो होगा, इसका भी एग्जाम्पल आपको याद रखना है। एग्जाम्पल है इसका स्पाइरोचीट। एंड स्पाइरोचीट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया। स्पाइरोचीट। देन विब्रियो। विब्रियो में जो शेप बनता है वो सी शेप या कॉमा शेप जिसको हम बोलते हैं, ओके। क्योंकि अगर ये इस तरह से प्रेजेंट है तो सी, और अगर ये कोमा की फॉर्म में प्रेजेंट है तो इन्वर्टेड सी, ठीक है। तो इसको हम सी शेप्ड या कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया बोलते हैं, सी शेप्ड और कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। एंड ये भी एक कॉजेटिव एजेंट ऑफ फीवर है। आपने नाम सुना होगा डिजीज कॉलरा का। तो कॉलरा इज कॉज्ड बाय विब्रियो कॉलरा। तो एग्जांपल हो गया इसका विब्रियो कॉलेरा, ओके। एंड फिलामेंटस सबसे इजी हुई। फिलामेंटस में जो बैक्टीरिया का शेप होता है वो बिल्कुल थिन फिलामेंट की तरह होता है। तो शेप इसका बिल्कुल थिन फिलामेंट और हेयर लाइन। तो दीज आर द शेप्स ऑफ यू बैक्टीरिया। नाउ वी विल डिस्कस द सेल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया अगर आपने कवर किया है तो सेल स्ट्रक्चर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सेल स्ट्रक्चर अगर आपने कवर नहीं किया तो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को कंप्लीट नहीं माना जाएगा, ओके। तो सेल स्ट्रक्चर में सिर्फ आपको एक ही चीज तो समझनी है तो ये बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसके पास जो कंपोनेंट्स होंगे वो सिर्फ इसकी कवरिंग की फॉर्म में होंगे।
मैं इसकी तीनों कवरिंग्स पहले प्रेजेंट कर दूं ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो इन द सेल स्ट्रक्चर। द फर्स्ट वन इज ग्लाइकोकैलिक्स एंड इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, और इस डायग्राम में मैं ऑलरेडी शो कर चुका हूं, ये जो ब्लैक लाइनिंग आप देख रहे हो दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग। तो ग्लाइकोकैलिक्स को हम आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ बैक्टीरिया मानते हैं। एक चीज आपको याद रखनी है हमेशा कि आउटर मोस्ट होने की वजह से इट हेल्प्स इन अडेशन। अडेशन का मतलब ये दो बैक्टीरिया को चिपकाएगा, जैसे हम लोग ने भी पढ़ा ना डाइप्लोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, टू बैक्टीरिया या शीट ऑफ बैक्टीरिया, तो वो अडेशन जो होगा वो ग्लाइकोकैलिक्स पे ही बेस्ड होगा, तो इट हेल्प्स इन अडेशन। नंबर 3 कि ग्लाइकोकैलिक्स की थिकनेस भी वरी कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, तो थिकनेस वरीज, हालांकि ये थिक लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, बट ये थिकनेस वरी करती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। अब इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स में प्रेजेंट एज अ फॉर्म ऑफ स्लाइम लेयर और जेलाटिनस लेयर। जेलाटिन जैसा बिल्कुल एक फ्लेक्सिबल स्लाइम की तरह लेयर जो होती है वैसे भी ये प्रेजेंट हो सकता है, तो इट मे प्रेजेंट एज स्लाइम लेयर और जेलाटिनस लेयर। ओके, अब बारी आती है इसके कंपोजिशन की, क्योंकि सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, एडहेशन में हेल्प कर रहा है, तो ये अंडरस्टूड है इट इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीसैकेराइड, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर मानी जाती है ग्लाइकोकैलिक्स। ओके, नंबर 2 ग्लाइकोकैलिक्स के जस्ट बाद जो लेयर आती है सेल वॉल, फिर इनर लेयर जो आती है, ये जो आप ब्लू से देख रहे हो ये इनर लेयर है, ये है सेल मेम्ब्रेन। तो मिडिल लेयर हो गया आपका सेल वॉल, एंड सेल वॉल यहां पे ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेंस। तो सेकेंड लेयर जो है ये आपकी सेल वॉल है, एंड सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेंस, एंड इसके लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि ये थिक होगा एंड नॉन लिविंग लेयर है। ये नॉन लिविंग का मतलब सेलुलोज है, तो ये अंडरस्टूड है नॉन लिविंग लेयर होगा, एंड ये एंकरेज में हेल्प करता है। ओके, तो इट्स अ थिक एंड नॉन लिविंग लेयर। अब थर्ड जो लेयर है, मतलब जो बिल्कुल इनर मोस्ट लेयर है, वो लेयर है आपका सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन तो आपने शायद अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा, क्लास 9th में अगर आपने चैप्टर पढ़ा है सेल, तब भी आपने पढ़ा होगा। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ सेम कंपोजिशन जो हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते आए हैं। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, देन इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स, तो इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, लिपिड्स, एंड एज वेल एज इसमें जो कंप्लीट प्रोटीन प्रेजेंट होता है, आपने सुना होगा इसको या पढ़ा होगा, तो प्रोटीन के साथ इसमें एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक प्रोटीन की फॉर्म प्रेजेंट होती है, और लिपिड्स में भी आपने हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक फॉर्म में पढ़ा होगा। बट लिपिड्स को मेनली आपको याद ऐसे रखना है कि इट इज मेनली प्रेजेंट एज अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्ट्रक्चर के लिए, तो इट इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द सेल स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया इंक्लूडिंग ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। इससे ज्यादा आपके एनसीईआरटी ने कवर भी नहीं किया है। सो आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।